गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को जो कंटिन्यू लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैं आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में आज पढ़ाऊँगी। सेक्शन 5 देखिए, चैप्टर 2 का सेक्शन 5, तथ्यों की सुसंगति के विषय में, ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। सेक्शन 6 कहती है, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतमिन पश्चात सुसंगत धारित घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। जो लास्ट लाइन है, किन्हीं अन्यों का नहीं, ये ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मैंने पहले ही बताया है, साक्ष्य विधि ये साक्ष्य है। जैसे कि भूसे में से अनाज को अलग करना, तो भूसा तो बहुत बड़ा बंडल है, उसमें से हम अनाज को अलग करते हैं, वो होता है साक्ष्य। अगर हम न्यायालय के सामने जाके बहुत सारी बातें कहते हैं जो हमारे घटनाओं से रेलिवेंट नहीं है, तो क्या न्यायालय उन सबको सुनेगी? नहीं सुनेगी। न्यायालय उसी को सुनेगी जो उसके विवेक में सुसंगत या ग्राह्यता होगा, उसी को सुनेगी। अदरवाइज सारे साक्ष्य को न्यायालय कर देती है। तो जितने भी हैं इसमें 5 से लेके 55 तक में जितने भी आपको मैं पढ़ाऊँगी सेक्शन, सब मैं रेलिवेंसी के बारे में पढ़ाऊँगी। लेकिन क्या जो साक्ष्य सुसंगत है, क्या वो ग्राह्य भी होता है? क्या उसको न्यायालय एडमिसिबल भी करती है? नहीं। रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों दो बातें हैं। न्यायालय किन्हीं अन्य तथ्यों का नहीं, मतलब न्यायालय जो हम सुसंगत तथ्य न्यायालय के समक्ष रखेंगे, न्यायालय सारे सुसंगत तथ्यों को सुनती है, लेकिन न्यायालय ग्राह्य उसे करती है जिसमें उसको कुछ तथ्य इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे हमारे मुकदमे पे, जिससे हमारे प्रश्न पे उसे कुछ मोटा वजन प्राप्त होता है। यह धारा किस स्पष्टीकरण कहता है इसका, यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य में प्रवृत्त विधि में किसी उपबंध द्वारा यह साबित करने से निविहित कर दिया गया है। मतलब अगर सिविल प्रोसीजर में या सिविल प्रक्रिया में हम किसी तथ्य को पहले साबित करने से मना कर दिया गया है, तो पुनः हम उस तथ्य को न्यायालय के सामने सुसंगत के लिए नहीं ला सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है देखिए, बी की मृत्यु करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का विचारण किया गया। जो बी है उसकी हत्या करने के लिए, कैसे हत्या? इंटेंसली हत्या, लाठी से हत्या, मारकर हत्या करने के लिए ए का विचारण किया जाता है। ए जो कहता है विचारण में निम्नलिखित बातें मानी जा सकती हैं सुसंगत। कौन कौन सी? बी का, ए का बी को लाठी से मारना, ए का ऐसी मार से बी की मृत्यु करना, बी की मृत्यु कारित करने का आशय। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें सुसंगत हैं। इसमें न्यायालय दो चीज़ देखेगी, एक आपका इंटेंशन और एक आपका लाठी से कितना घाव आपने उनको दिया कि वो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। दूसरा उदाहरण देता है, एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र दस्तावेज जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है। मतलब एक प्लेंटिफ है जो मामले की पहली सुनवाई पर जिस दस्तावेज को वो इम्पोर्टेंट समझता है उसको नहीं लाता है सुनवाई के समय, और पेश करने को तैयार भी नहीं होता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाएगी। तो यह धारा उसे फिर ये नहीं कहेगी कि वो पुनः से अपना इस चीज़ को, दस्तावेज को, जब वो जानता था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाना चाहिए तो नहीं लाया, तो धारा उसको पुनः ऐसा करने का अधिकार नहीं देगी। तो साक्ष्य नियम की धारा 5 विधि की आधारशिला है। इस धारा के अनुसार केवल विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्यों के क्षेत्र को सीमित करना है। सॉरी, कनिगम महोदय द्वारा इस धारा का
बल अंत के शब्दों में है, किन्हीं अन्यों का नहीं। सुसंगति ग्राह्य की परख अथवा कसौटी है। न्यायाधीश धारा 136 के अनुसार पूछ सकता है कि पेश किया जाने वाला तथ्य कैसे सुसंगत है, और जब हम बता देंगे कि वैसे कैसे सुसंगत है, तभी धारा 136 में न्यायालय को विवेक की शक्ति दी गई है, जिसमें वो ये तय करता है किस तथ्य को हम, सुसंगत तथ्य को हम ग्रहण करें और नहीं ग्रहण करें। तो बार बार ये प्रश्न बनता है कि क्या सुसंगतता ग्राह्यता दोनों पर्यायवाची हैं, क्या सुसंगत ग्राह्यता दोनों समानार्थक है? तो दोनों समानार्थक नहीं है, न दोनों पर्यायवाची हैं। ये बात सत्य है कि प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य होता है, लेकिन क्या सभी को न्यायालय ग्राह्यता मानेगी? नहीं, न्यायालय उसी को ग्राह्य मानेगी जिसको अपने विवेक का प्रयोग करती है और लगता है कि हाँ इसमें से कुछ मुझे वजन मिल सकता है, तो न्यायालय उसी को ग्राह्य मानेगी, अदरवाइज सारे साक्ष्य को हटा देगी। ये रहा आपका सेक्शन 5। अब मैं आपको सेक्शन 6 भी संक्षिप्त में बताऊंगी।